धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में और ऐसे एक विशिष्ट परिसर में जो प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है, जिसकी शायद कल्पना भी कभी बठिंडा के लोगों ने नहीं की होगी। एम्स बठिंडा के परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में हमारे साथ में उपस्थित एम्स बठिंडा के निदेशक आदरणीय डॉक्टर सिंह, मेरे साथ में उपस्थित आदरणीय सुभाष शर्मा जी, आदरणीय दयाल सिंह सोढ़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान आदरणीय सिंगला साहब, आदरणीय शिवराज सिंह जी और सभी पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका आज इस प्रेस वार्ता में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान करते हुए कहा था कि 75 साल का ये कालखंड निश्चित रूप से देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आज जब हम 75 साल पूरे कर चुके हैं तो ये अवसर एक ऐसा अवसर है जब हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ कर सकते थे उनमें से क्या कुछ हम नहीं कर पाए और वो जो न्यूनताएं बच गई उनको पूरा करते हुए आने वाले 25 साल में हम उन सब लोगों के सपनों का भारत, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के उस संघर्ष में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन सब लोगों के सपनों का भारत हम बना सकें, ताकि हम उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दे सकें और उसके साथ साथ में देश को एक विकसित देश के रूप में खड़ा कर सकें। आवश्यक था कि किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा तबका जो सामान्य सुविधाओं से वंचित था, मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष से पिछले पीढ़ियों से जूझ रहा था, उनको उस संघर्ष से मुक्ति दिलाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कुर्सी पर बैठे थे, उससे पहले उन्होंने एक संकल्प देश के सामने रखा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के कल्याण के लिए काम करेगी। तब शायद सामान्य दृष्टि से सोचने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा में अनेक पीढ़ियों की आंखें पतरा गई कि कभी हमारे घर में भी इस तरह की रोशनी, इस तरह का सवेरा आएगा। उन लोगों की आशंकाओं, उन लोगों की आकांक्षाओं, उन लोगों की अपेक्षाओं पर काम करने के लिए कोई सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ में एक नए गवर्निंग मॉड्यूल के साथ काम करेगी कि जो कोई भी योजना सरकार बनाए उसका लाभ उसकी पात्रता रखने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 100% सैचुरेशन हर योजना का हो, लास्ट माइल तक डिलीवरी हर योजना की हो। ये जो गवर्निंग फार्मूला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, उसका परिणाम ये है कि आज़ादी के बाद में जहां 67-70 साल बीत जाने के बाद में भी देश में 62% परिवारों के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी, 84% परिवारों के पास में पीने का पानी स्वच्छ मिल सके इसकी सुविधा नहीं थी, देश के 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के पास में क्लीनर फ्यूल जो है वो उपलब्ध नहीं था, देश के 4 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के पास में बिजली नहीं थी, देश के 40 करोड़ लोगों के पास में जो है वो बैंक अकाउंट नहीं था। इस तरह से जो मूलभूत आवश्यकताओं से संघर्ष जो था, इस संघर्ष से एक तय समय सीमा में मुक्ति दिलाने का यशस्वी सफल प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन आपके जैसे माननीय पत्रकार साथियों के साथ वार्ता में विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से एकत्रित डेटा में विभिन्न सर्वेक्षण और सर्वेज के माध्यम से आने वाली सूचनाओं के द्वारा ये ज्ञात होता था कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं किसी लेवल पर थोड़ी बहुत न्यूनताएं किसी न किसी कारण से रह गई। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गवर्निंग मॉडल था उसमें किसी भी योजना के इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर, न वोटों की गिनती के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर।
लेकिन फिर भी कुछ न कुछ न्यूनताएं कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से रह रही। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन न्यूनताओं को पहचान करके ऐसे सारे लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिल पाया, उन सब लोगों को ढूंढ करके हम उन सब लोगों के द्वार तक जा कर के, हर एक गांव तक जाके, हर पंचायत तक जा कर के वो लाभ उन लोगों को दिला सकें। इस संकल्प के साथ में विकसित भारत यात्रा प्रारंभ हुई है। पिछले महीने में झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका श्री गणेश किया था। तब से अब तक देश के लाखों गाँवों में करोड़ों लोगों तक जो है यात्रा पहुँची है। और ऐसे अनेक लोगों को जो विभिन्न योजनाओं से वंचित रह गए थे, उनको ढूंढने का एक तरफ सफल प्रयास इस यात्रा के माध्यम से हुआ है, और दूसरी तरफ आज देश जिस मुहाने पर खड़ा है और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, लाल किले के प्राचीर से आह्वान करते हुए देश को जो उन्होंने कहा था कि देश को विकसित बनाने की यात्रा इस अमृत काल में हम सब लोग मिलकर के आज प्रारंभ कर रहे हैं, और 25 साल के इस कालखंड में हम देश को विकसित बनाएंगे, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए गुलामी की सारी चिन्हों को अपनी मानसिकता से और अपने धरातल से समाप्त करेंगे। ये जो आह्वान देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जुटे। इस संकल्प के दृष्टि, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आम व्यक्ति जो है इस संकल्प के साथ जुटे, ये आवश्यकता महसूस करते हुए भी इस यात्रा को जो है लॉन्च किया गया, इस यात्रा को प्रतिपादित किया गया। निश्चित रूप से यात्रा की सफलता के साथ में देश में एक नए वायुमंडल का निर्माण होगा, और जिस वायुमंडल के चलते हुए देश को विकसित भारत बनाने का जो ये संकल्प है, निश्चित रूप से सिद्ध होगा, और सिद्ध होने का मार्ग और अधिक सुगम होगा। जिस तरह से पिछले 5 साल में देश को एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम सफलतापूर्वक देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, वहीं दूसरी तरफ देश को फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकसित भारत बनाने के लिए जिस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए, चाहे वो रेल का नेटवर्क हो, चाहे रोड का नेटवर्क हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे जो वाटरवेज हो, चाहे हाईवेज हो, जिस तरह से एक नए युग का सूत्रपात इस पिछले 10 साल के कालखंड में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, देश ही नहीं दुनिया चकित दृष्टि से भारत में हो रहे इस परिवर्तन को देख रही है, महसूस कर रही, और पूरा भारत इस बात पर विश्वास करने लगा है। साथ साथ में पूरी दुनिया भी इस बात पर विश्वास करने लगी है कि जिस तेज गति से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तेज गति के साथ में भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आज कोरोना के आपदा के बाद में जहां दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में है, रिसेशन में है, जो है मंदी के दौर से गुजर रही है, बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रही। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी के एनालिसिस करने वाली सारी संस्थाएं, जिनमें से अधिकांशतः हमारी धुर विरोधी भी हुआ करती थी, हमारी नीतियों की धुर विरोधी भी हुआ करती थी, वो भी आज ये कहने को मजबूर हुई है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी वो है, वो भारत की है। केवल इतना ही नहीं, 2013 के साल में जिस भारत को फ्रेजाइल 5 नेशंस की लिस्ट में रखा गया था, सूची में रखा गया था, जो दुनिया की सबसे फ्रेजाइल 5 बड़ी इकोनॉमीज हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ में, उन 5 इकोनॉमीज से निकल करके भारत आज दुनिया सारी इस बात को स्वीकार करती है दैट इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। दुनिया का सबसे तेज़ी से चमकता हुआ तारा अगर कोई है आज की परिस्थिति में, वो भारत है, और यही दुनिया को इस मंदी के दौर से निकालने के लिए एक नए मार्ग का सूत्रपात कर रहा है। ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है, और ऐसे अनेक गर्व के विषय जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक अवसर जीवन के हर विधा, हर क्षेत्र में देश का नागरिक जिन पर गर्व महसूस कर सकें, और हमारा विकसित होने का संकल्प उस हर अवसर के साथ में दृढ़ से दृढ़तर होता रहे, ऐसे अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको मिलते रहें। बठिंडा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो शायद कभी
बठिंडा की पहचान अभी कभी जो है मालवा में बड़े दानदाताओं के साथ में बठिंडा की पहचान थी, उसको जाना जाता था। लेकिन हेल्थ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को महसूस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस एम्स जैसे हॉस्पिटल की यहाँ स्थापना की, अभी मैं जब एम्स का दौरा कर रहा था, मैं सब डॉक्टरों से चर्चा की, माननीय डायरेक्टर साहब की उपस्थिति में चर्चा की, तब भी मैंने कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा था कि ये जो विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं जिनकी हम चर्चा करते थे और दुनिया में देख करके लोग उसकी कमी भारत में महसूस करते थे, प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देश में डेवलप हुई थी, देश में ऐसे ख्यातनाम अस्पताल बने थे जहां भारत के मेडिकल फैसिलिटीज़ का स्तर ग्लोबल पैरिटी पर आया था, दुनिया के समकक्ष बराबर आया था, लेकिन सामान्य व्यक्ति की पहुंच से वो बाहर थे। आज एम्स के ऐसे अस्पतालों के माध्यम से जो 22 एम्स नए कार्यशील हुए हैं, उनके माध्यम से देश के सामान्य मानवी के सौभाग्य में भी इस तरह के विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा करवाना जो है वो संभव हुआ है। निश्चित ही इसके कारण से एक बड़ा परिवर्तन जो है इस क्षेत्र में हुआ है। मालवा का एक क्षेत्र दुर्भाग्य से पंजाब में ही नहीं देश भर में कैंसर पट्टी के नाम से विख्यात है, और पहले आज से आज़ादी के पहले से बीकानेर का पीबीएम अस्पताल जो है वो इस पूरे पश्चिमी क्षेत्र का केवल एकमात्र कैंसर हॉस्पिटल हुआ करता था, और यहाँ से जो रेल चलती थी उसका कैंसर स्पेशल ट्रेन या कैंसर एक्सप्रेस के नाम से वो ट्रेन पहचानी जाती थी, जो पेशेंट्स को यहाँ पर से ले करके वहाँ जाती थी और वापस इलाज करा करके लोग लौट करके वापस आते थे। आज कैंसर के ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से भी इस मालवा रीजन में इस एम्स के होने से बहुत बड़ी सहायता लोगों को मिली है। माननीय मोदी जी के लिए जो देश आज बात करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मालवा के क्षेत्र भी चिकित्सा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत आवश्यकताओं को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से आज इस बात पर और अधिक विश्वास करने लगे हैं। जिस तरह से सड़कों का जाल बनाए, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है, और उसके साथ साथ में कम्यूटेशन के टाइम को कम करने के लिए एक तरफ एयरपोर्ट्स को बढ़ाया और दूसरी तरफ रेलवे के परिचालन की गति को बढ़ाया गया। आज उन्हीं रेलवे ट्रैक्स पर उनको मॉडर्नाइज करके, उनको इलेक्ट्रीफाई करके, उन पर चलने वाली ट्रेनों की गति को बढ़ाई गई है। एवरेज स्पीड जो है वो ट्रेन की देश में परिचालन की सारी जो है पैसेंजर ट्रेन्स को अगर जोड़ा जाए तो उसमें एक उल्लेखनीय प्रगति परिचालन की स्पीड को लेकर के हुई है। इस 5 साल में जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, और आने वाले समय में जिस तरह से बठिंडा को दिल्ली के साथ में एयरवेज से जोड़ने का प्लान जो काम हो रहा है, ये निश्चित इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, और पंजाब जैसा प्रदेश जो कभी देश के सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला प्रदेश होता था, जो देश के सबसे ज़्यादा निवेश वाला प्रदेश होता था, आतंकवाद के उस बुरे दौर जो लगभग 20 साल का था, उस 20 साल के दौर के बाहर निकलने के बाद में भी इकोनॉमी वाइज पंजाब जो है देश में चौथे पायदान पर खड़ा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह का ग्रहण आतंकवाद के समय लगा, और उसके बाद जिस तरह की सरकारें रही, जिस तरह के हालात रहे, उन सब के चलते हुए आज भी